सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज़ रिलेटेड विद द चाइल्ड राइट्स। इसमें कई सारे डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस हैं, बट एडिटोरियल के अंदर जो कॉलम आता है उसमें देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके इम्पॉर्टेंट है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और जो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा भी कुछ बातें की गई हैं, वी कैन से उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो आज के जो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, सुप्रीम कोर्ट ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इस पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स कंटिन्यूस बेसिस में आएंगे बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र। उसका चाइल्ड राइट्स के बारे में एक टॉपिक आपका बनता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, इंडिया रिसर्च डेवलपमेंट एंड कंज्यूमर डिमांड। और फिर मेंस और प्रीलिम्स का प्रश्न जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो कंज्यूमर डिमांड ये इकोनॉमी का टॉपिक है। दिस इज़ रिलेटेड विथ इकोनॉमी। इंडियाज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इसको भी हम इकोनॉमी के अंदर या फिर GS पेपर 3 के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। दिस वी कैन ऑल्सो इंक्लूड अंडर इकोनॉमी। प्लस चाइल्ड राइट्स की बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कई टॉपिक्स में आ जाएगा। दिस इज़ रिलेटेड विथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आपके लिए प्रश्न है, एक बार आप लोग देखो। और प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज जो 7 बजे आती है उसमें सारे ऐसे टॉपिक्स कवर होते हैं अलग अलग सोर्सेस में जो आपके रहते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, PIB है, डाउन टू अर्थ है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपके लिए प्रश्न फ्रेम होते हैं। तो एवरीथिंग इज कवर्ड। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आउट एबल 2744 निक नेम पेंडोरा क्लस्टर। इट इज अ जाइंट गैलेक्सी cluster resulting from simultaneous pileup of at least 4 separate smaller galaxy cluster and took place over a span of 350 million years and is located approximately 4 billion light years from the Earth. Nicknamed it Pandora cluster because so many different stage phenomena were unleashed by collision. Galaxies in the cluster make up almost 9% of its mass. तो करेक्ट बताना है आपको। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर कर सकते हो। प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज जो आपकी 7 बजे आती है उसमें आई हैव कवर्ड सच टॉपिक्स। ठीक है, तो उसको आपको फॉलो करना है इन ऑर्डर टू कवर सच क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी थ्रू प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज जो आपकी इसी सेक्शन के अंदर देखोगे तो वीडियो में रहता, मंडे टू फ्राइडे आपके रहते हैं, तो उनको आप जरूर से करो। अगर आपको मान लो मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं मिलता है तो सैटरडे संडे को सारे वीडियोस एक साथ कवर कर लो, उनको शॉर्ट में नोट्स प्रिपेयर कर लो। दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प फॉर यू, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो भी प्रश्न बनते हैं एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेंस का प्रश्न देखो, हाउ क्लाइमेट चेंज इज शेपिंग प्रेजेंट डे मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो किस तरीके से आपकी जो प्रेजेंट डे पॉलिसी है, प्रेजेंट डे मॉनेटरी पॉलिसी, उसको शेप कर रहा है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान मौद्रिक नीति को कैसे आकार दे रहा है, शेप कर रहा है, या किस तरीके से डायरेक्ट कर रहा है। तो यू हैव टू राइट डाउन अंदर 10 मार्क्स। कल का बेस्ट आंसर मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट में आई विल पुट, तो आप लोग देख लेना उसको। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स की क्लास 25 तारीख को है। ठीक है, तो 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करके प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना। तो अगर आप प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी एक कोर्स एनवायरनमेंट का आएगा, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, एग्रीकल्चर का कोर्स है, IR का कोर्स है। तो ये सब आप याद रखें। तो अभी ग्रेट ऑफर भी चल रहा है, उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। प्री क्लासेस आपकी NCERT की जनरल साइंस रात को 9:30 बजे कल भी हुई थी। और स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है वो 4 बजे उसकी क्लास हुई थी। ठीक है, तो आज भी ये क्लास है, इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सौरभ पांड्यान अकेडमी में, जहाँ पे आपको अपने आंसर भी पोस्ट करने हैं। अभी 28 तारीख से आरंभ बैच दोबारा से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी आप जरूर से ज्वाइन करें। तो इसमें सारे जितने भी टॉप एजुकेटर के कोर्सेस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है उसे आपको लेना है बाय यूजिंग द कोड SPLIVE। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें जाके यू हैव टू यूज द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अ केस दैट स्कैन द वर्किंग ऑफ एंटी डिफेक्शन। देखो इन्होंने जो आर्गुमेंट दिया है, अब उस आर्गुमेंट में इन्होंने अपना ओपिनियन बहुत मेंशन किया है कि कोर्ट को ऐसा करना चाहिए, कोर्ट को इस तरीके से करना चाहिए। अब देखो इसमें बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस जो होते हैं उसको हमें नहीं कैरी करना है। हमें देखना है कि ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बात बोली है, उनके द्वारा जो बात बोली गई है वो माइंड में रखना है। प्लस कुछ और प्रोस्पेक्टिव जो है स्टैटिक पार्ट का वो पता रखना चाहिए। सो इसमें इनका जो आर्गुमेंट है वो महाराष्ट्र कंट्रोवर्सी को लेके है। और जैसे इलेक्शन कमीशन है, अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जैसे मान लो विद इन पॉलिटिकल पार्टी कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई रिफ्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, तो वो एक बनता है, चैलेंज बनता है। तो उस पर हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है कि जब भी ऐसे मान लो
कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसमें 2 टुकड़े हो जाएँ या 2 भाग बन जाएँ, कुछ रिबेल हो जाएँ, कुछ तो अब किसको सिंबल मिलना चाहिए। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पहली चीज़ तो आपको याद रखना है, ऐसे सिचुएशन में जो फाइनल डिसीजन या जो डिसीजन होता है वो और इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। ऑल्दो फिर उसको चैलेंज तो देखो कोर्ट में हमेशा किया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन जब अपना जो भी पॉइंट्स रखते हैं या जैसे अभी शिंदे करके हैं उनको शिवसेना का नाम और सिंबल प्रोवाइड कर दिया गया। तो 2 चीज़ों को इलेक्शन कमीशन कंसीडर करता है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल विंग और दूसरा जो आपका होता है वो है लेजिस्लेटिव विंग। तो 2 तरीके के विंग होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल विंग और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव विंग। लेजिस्लेटिव विंग में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमएलए, एमपीज़ होते हैं वो इंक्लूडेड होता है। ऑर्गेनाइजेशनल विंग जो उनका जब पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल मिलता है, सारा चीज़ मिलता है तो वो अ, अपना सबमिट करते हैं। तो उस बेसिस में जो भी चीज़ें उनकी सबमिट होती हैं तो उसमें कौन हेड है, कौन क्या है, किस पोजीशन में है, तो जितने भी लोग जो कि इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा वो ऑर्गेनाइजेशनल विंग को बनाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जब अपना डिसीजन लेती है तो दोनों को कंसीडर करते हुए किसका इन्फ्लुएंस या किसका मेजोरिटी है उसको ही, मान लो 2 रिबेल ग्रुप हो उसको ही वही सिंबल या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम वो प्रोवाइड आपको किया जाता है। प्रॉपर वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। जैसे मान लो अब उद्धव ठाकरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है वही सारा डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन ने कंसीडर किया है उस बेसिस पे ही अपना डिसीजन मेकिंग आपकी करेंगे। अब इसमें देखो एक चीज़ और भी होता है। एक चीज़ ये होता है कि क्या इसे जैसे अब मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अब उसके हेड आपके उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है? अब उसमें से एक फैक्शन निकल कर आ गया। अब अगर अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? एंटी डिफेक्शन लॉ होता है जो आपका 1985 के अंदर है। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि 10th शेड्यूल में भी आपके इंक्लूडेड है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि जैसे अगर कोई पॉलिटिकल, मान लो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है और वो पॉलिटिकल पार्टी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट पॉलिटिकल पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा। जैसे मान लो रामू है और रामू जो है वो एक्स पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो इलेक्शन लड़ता है। अब अगर रामू जीत गया तो उसके बाद वो उसको मन किया कि मैं वाई में चला जाऊं तो वो नहीं कर सकता, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ का जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो आपका स्पीकर के द्वारा होता है। ऑल दो जो भी डिसीजन स्पीकर के द्वारा दिया जाता है उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है, क्योंकि क्योटो हलहन केस, आप याद रखो क्योटो हलहन केस जो है उसके अंदर ये चीज़ बोला गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि जब ऐसे डिसीजंस दिए जाते हैं स्पीकर के द्वारा तो वो एक ट्रिब्यूनल का काम कर रहा है और जो भी आपका जो ट्रिब्यूनल ने डिसीजन किया दिया है उसके खिलाफ आप कोर्ट के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर आप जा सकते हो, ये कहा गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी कहा गया कि अगर सपोज करो कि रामू एक्स पार्टी से जीता और रामू एक्स पार्टी से जीतने के बाद वो वाई पार्टी के फेवर में वोटिंग कर रहा है, जैसे कोई बिल है, कुछ रेजोल्यूशन जो भी है उसमें वोट कर रहा है, तो उस पर तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। लेकिन मान लो रामू श्यामू जितने लोग हैं सब लोग मिल गए एक साथ और उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को ही जो है एक प्रकार से हैक कर लिया। पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड है उनकी बात ना मानना और जो उन्हें लगा उस तरीके से उन्होंने किया। गवर्नमेंट टॉपल हो गई, मतलब गवर्नमेंट नहीं रही, दूसरे के साथ मिल गए, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी स्थिति जब रामू श्यामू घनश्याम अशरफ सब लोग जो मिल गए, सारे लोग मिल गए, अब ऐसी स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ के का ये लूफोल माना जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो 2/3 मेंबर्स हैं तो आपके लेजिस्लेटिव विंग में, मतलब आपके एमएलए एमपी 2/3 अगर 2/3 मेंबर्स कह रहे हैं कि ठीक है हमको इससे मर्ज करना है या हमको इंडिपेंडेंट होना है, ये जो भी है, तो उनमें एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा ही नहीं, ऐसा आपका कहा गया। तो यहाँ पे एक तो लॉ आप पे लगेगा ही नहीं, मतलब एंटी डिफेक्शन आप पे नहीं लगेगा, लेकिन इंटेंशन पे भी देखना है कि जब इलेक्शन हुआ जब इलेक्शन हुआ तब पॉलिटिकल पार्टी का हेड कोई था, सब कोई और था, लेकिन इलेक्शन होने के बाद देर इज अ स्विच, चेंज देखने को आपको मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इज देयर आर लूफोल इन एंटी डिफेक्शन लॉ और नॉट, इस पर चर्चा होती रहती है। और इन्होंने भी जो आर्गुमेंट है वो कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स आपके हाईलाइट किए। तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 के अंदर आया गया। खास तौर से इसका पर्पस ये है कि जैसे मान लो
पैसों का लालच दे के मिनिस्ट्रियल जो बर्थ है या मिनिस्ट्रियल पोजीशन है उसके लिए, या फिर और भी कई फैक्टर्स हैं। फ्लोर क्रॉसिंग मतलब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होके आए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में चले जाओ पैसे के लिए, ये सब रोकने के लिए आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया, 10th शेड्यूल के अंदर इसको इंक्लूड भी किया गया। एंड इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड कि जो विप पार्टी के द्वारा जारी होता है, जैसे अगर सपोज करो उद्धव ठाकरे जो है वो शिवसेना के आपके चेयरमैन थे, हेड थे। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा विप अपने लेजिस्लेचर, मान लो वहाँ की असेंबली में विप जारी होता है, विप जारी का मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में किसको वोट करना है, बोलना है, जो भी सारी चीज़ें वो आपका विप के माध्यम से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक क्लासरूम के अंदर हैं तो क्लासरूम में एक मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर कहता है कि टीचर ने ये बातें बोली हैं, आपको टेस्ट पेपर ऐसे ऐसे करना है, तो सारे बच्चे करेंगे, अगर नहीं करेगा तो मॉनिटर जो है क्लास टीचर को बता देगा। तो यहाँ पे क्लास टीचर कौन होगा? पॉलिटिकल पार्टी का हेड। और मॉनिटर कौन होगा? वो जो विप वाला, जिसे हम पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या वो विप जारी होती है और उनको चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, अगर नहीं करते देन ऑल्सो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा उस एंटी डिफेक्शन लॉ के कंटेक्स्ट में जो एप्लीकेशन है, सब कुछ जो आपको लेकर आया जाएगा, वो सब कुछ जो भी आपका एप्लीकेशन और सब कुछ है वो आपके मेंबर के द्वारा ही फाइल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्पीकर सुओ मोटो या खुद से ही कह दें कि इसने जो है बात नहीं मानी पॉलिटिकल पार्टी की, इस पर जो है डिस्क्वालिफिकेशन कर देना चाहिए, मैं आज से इसको डिस्क्वालीफाई करता, ऐसा नहीं है। मेंबर्स जो है वो डिस्क्वालीफाई करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ का जो एप्लीकेशन और डालेंगे, और उसके बाद ही स्पीकर स्पीकर आपके डिसीजन आपका लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख। देखो इसमें एक और पॉइंट भी हाईलाइट किया गया है जो लूफोल एंटी डिफेक्शन लॉ का कहा गया कि सपोज करो स्पीकर है, अब जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ होता है उस आप कह सकते हो कि जो डिसीजन है वो स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। अब मान लो यही एग्जांपल लो, रामू एक्स पार्टी से इलेक्ट होके आता है। अब रामू जो है रामू को पता है कि वो वाई पार्टी में चला गया, रामू और साथ में इसके जितने भी दोस्त हैं, जो एमएलए एमपी जो भी हैं, एक तो मान लो एमएलए ही हम लेते हैं, तो रामू श्यामू जितने लोग भी हैं सब लोगों ने डिसाइड कर लिया, ऑलमोस्ट 5 6 7 लोगों ने कि डिसाइड कर लिया कि हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ चले जाएं, या हम कुछ ऐसा करें जो पार्टी ने बोला उसकी बात ना मानते हुए। अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर क्या होगा? इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। लेकिन एक लूफोल ये बोला गया कि मान लो एक मोशन आ जाए जिसमें स्पीकर का रिमूवल से रिलेटेड आपका वो मोशन आ जाए, ऐसी स्थिति में फिर स्पीकर जो है वो क्वालिफाइड नहीं है कि वो एंटी डिफेक्शन का जो एप्लीकेशन लेके और डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन दे। तो ये भी एक लूप होल है, क्योंकि रामू को जैसे ही पता चला या उसके साथ वाले जैसे ही पता चला कि उसे हटाया जा सकता है एंटी डिफेक्शन के तहत, तो वो एक मोशन रन कर सकता है स्पीकर के खिलाफ और प्रयास करेगा कि रिमूवल का मोशन पास हो जाए, और फिर स्पीकर डिसीजन ले नहीं सकता। अगर स्पीकर डिसीजन नहीं ले सकते तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी उन पर लागू नहीं होगा, उस पर भी डिले होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका बहुत बड़ा एक लूप होल कहा गया। दूसरा ये भी कहा गया कि देखो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें इंट्रा पार्टी जो डिसेंट है उसको इसने रोका। ये भी कहा गया कि जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है वो उसमें भी डाइल्यूशन आया। इंट्रा पार्टी डिसेंट का मतलब क्या हो गया कि विद इन पॉलिटिकल पार्टी में रामू सोचता है कि ये सही है, श्यामू सोचता है ये सही है, लेकिन सबको वही सोचना है जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड बोलते हैं। तो इंट्रा पार्टी डिसेंट की जो चांसेस है वो बहुत बढ़ गए। एक बिल के बारे में रामू का कुछ एक बात कहनी है, लेकिन वो नहीं कह सकता, उसे वही बात कहनी है जो पॉलिटिकल पार्टी के बारे द्वारा रखी गई है। उन्हें फेवर करना, सबको बोला गया कि आपको फेवर ही करना, तो फेवर ही करना पड़ेगा, भले उसके द्वारा जो सोच हो थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो इंट्रा पार्टी जो डिसेंट है उसमें काफी डाइल्यूशन देखने को मिला है। ऑल दो ये जरूर से कहा गया कि कई प्रकार से जो फ्लोर क्रॉसिंग है, कोई एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ जाएगा तो उसको रोकने के लिए बहुत एक आपका मदद मिल गई है। स्पीकर वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि रिबेल एमएलएज हैं वही एक मोशन रन कर सकते हैं स्पीकर के खिलाफ, और ऐसी स्थिति में स्पीकर क्वालिफाइड नहीं है कि वो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड फाइनल डिसीजन अपना दे सके। और इस लूप होल का इस्तेमाल बहुत सारे एमएलएज मिलके दे हैव स्टार्टेड टू यूज इट ऑल्सो। सो ये तो कोर्ट विल बी सब्जेक्ट टू वर्डिक्ट ऑफ द हिस्ट्री, मतलब जो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जजमेंट अभी आएगा। अब जो जजमेंट आएगा इसमें देखो स्पेकुलेशन पे हमें डिस्कशन नहीं करना है,
कोई राइटर है उसके बारे वो कुछ बातें कहना चाह रहा है अपने बारे में कि ये पॉलिटिकल पार्टी गलत है, वो सही है, ये सही है, वो गलत है। अब उस टाइप का आपको आर्गुमेंट वो कैरी नहीं करना है। हमें देखना है कि ठीक है, ऑनरेबल कोर्ट जो है वो क्या क्या बातें कह रही है, क्या क्या आर्गुमेंट आ रहे हैं, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अब ऑनरेबल कोर्ट को क्या है, जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि क्या है कि जो भी लूपहोल एग्जिस्ट करते हैं, जो भी लूपहोल आपके एंटी डिफेक्शन लॉ के एग्जिस्ट करते हैं, उसको भी यूज करके सरकार को गिराया जा सकता है। अनप्रिंसिपल्ड फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो उसको रोकने के लिए एक एक हिस्टोरिक डिसीजन की भी जरूरत है। जैसे कई डिसीजंस ऐसे रिलेटेड ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो कि आज के रूप में गवर्नेंस में या लॉ के रूप में इस्तेमाल भी आपका किया जाता है। सो दैट हैज़ टू बी डन। एंड ये भी देखना है कि जो बिलीफ है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स चीज़ें रन हो एज पर द प्रोविजन एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी चीज़ें हैं। सो द बिलीफ इन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दैट हैज़ टू बी देयर, वो आपका मेंटेन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज लिंक्ड विद द चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। एंड जो चाइल्ड राइट से के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। दिस टॉपिक इज अगेन रिलेटेड विद जीएस पेपर 2 के अंदर भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जीएस पेपर 1 के अंदर भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी फोकस ऑलवेज, नॉट जस्ट इन द कस्टडी डिस्प्यूट। तो ये टॉपिक आपका चाइल्ड राइट से रिलेटेड आपका बन जाता है। अच्छा, यूआईएस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप अपना अटेंडेंस जरूर से दें और प्रयास करें जो भी सेशन आपका हो रहा है उसी समय 9:30 के बीच में आपका सेशन आ जाता है। सुबह 7 बजे आपका प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज भी रहती है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है। एंड आपको ये समझना है कि जितने भी एस्पेक्ट हैं न्यूज़पेपर के अंदर हैं, चाहे वो एडिटोरियल हो, न्यूज़ हो, एवरीथिंग इज़ बीइंग कवर्ड। इसका पीडीएफ और माइंड मैप्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। पीडीएफ तो तुरंत शेयर हो जाता है सौरभ पांड्यान एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसी लिंक में 9 और 11 बजे के बीच में आपको अपने आंसर पोस्ट करने हैं। वो ग्रुप में आपको ओपन कर दूंगा तो आप पोस्ट कर देना। और इसके अलावा आपको माइंड मैप्स दैट आई प्रोवाइड, तो वो आप लोग देख लेना, माइंड मैप्स भी आई प्रोवाइड। ये पूरा कंटेंट आप माइंड मैप के फॉर्मेट में भी रहता है। तो देखो ये क्या आर्गुमेंट इसमें दिया, 1959। अच्छा, इससे पहले जो बातें लिखी हुई हैं वो उन बातों से पहले, जैसे मान लो ये लिखा माय माय चाइल्ड माय चॉइस, या दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो बच्चा है एवरीथिंग एवरीथिंग हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द चाइल्ड इटसेल्फ। देखो ये आइडियल सेंस में सोचो तो इट्स हमें ठीक लगेगा, लेकिन अब ये देखना है बहुत सारे लेवल में हमें समझना है कि एज अ ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन मतलब चाहे आप अपने आप को ले लो, एक बच्चे को ले लो, किसी को भी ले लो, वी आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, एक फैमिली सिस्टम की हम बात करते हैं। तो जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें कई बार अगर वी इफ़ यू ओनली फोकस टुवर्ड्स इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट, तो जो फैमिली सिस्टम है दैट फैमिली सिस्टम इज विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ सोसाइटी। और वो जो फैमिली सिस्टम वो बहुत प्रकार की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एवरीथिंग है ना, पूरे सिस्टम को किस तरीके से लेकर जाए, चाहे कल्चरल हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर प्रकार का जो एक सर्विस है या चीज़ें हैं वो प्रोवाइड एक फैमिली का जो इंडिविजुअल है उसको रहता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा अगर ग्रो कर जाए तो somehow दिस फैमिली सिस्टम इज ऑल्सो बीइंग डाइल्यूटेड। ऑल्दो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ जनरल आस्पेक्ट। वो एक्सेप्शन नहीं कि कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, राइट का कर्व हो रहा है, वो एक अलग बात है, बट जनरल सिस्टम की हम बात करें, जनरली आस्पेक्ट की अगर हम अब बात करें। दूसरा ये देखना है कि आज के समय में जैसे मान लो बच्चों का ही बात करते हैं, तो जो चिल्ड्रंस हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी आस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है, सो फिजिकल इकोसिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल इकोसिस्टम। उस डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर जो बच्चा है उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, सोचने की क्षमता, नॉलेज, एवरीथिंग इज बीइंग इम्पैक्टेड इन अ डिफरेंट सेंस एंड इन डिफरेंट वे, बहुत अलग तरीके से हो रहा है। तो वेदर दैट चाइल्ड इज एबल टू टेक द राइट डिसीजन, अगर बच्चा ये कहे कि मुझे दिन भर 12 घंटे जो है गेम खेलना है बिकॉज द साइकोलॉजी इज सच कि वो उस गेम से अट्रैक्टेड है, बट क्या वो बच्चा डिसाइड कर सकता है कि दैट ही हैज़ टू, इफ ही प्लेस फॉर 12 आवर्स, 14 आवर्स, 10 आवर्स, तो उसके लिए वो गलत होगा। The child will be inclined, he may or she may face a some psychological disorder, तो decision has to be taken by the family itself। इवन डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी जो डेटा का कंसेंट है उसको गार्जियन को अपॉइंट किया गया। तो जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो राइट्स को एंजॉय करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ एज वेदर द चाइल्ड कैन टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट इज अ क्वेश्चन।
ठीक है, अब इसमें क्या बातें कही गई वो देखते हैं। सो 1959 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड ये लेकर आया गया था, तो ये थोड़ा प्रीलिम्स का फैक्ट आपको याद रखना है। एंड इसे पहला ऐसा कहा गया क्योंकि जो भी जैसे बच्चा है 18 ईयर्स से कम एज है उसे चिल्ड्रन के रूप में हम कंसीडर करते हैं, तो क्या उनके राइट्स होने चाहिए पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड आपका रखा गया, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो उनका केयर कर रहे हैं दे ऑल्सो में एब्यूज चाइल्ड। कई बार आपने देखा होगा, कई न्यूज़ भी देखे होंगे। अब जिस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी का आपका तेजी से बढ़ रहा है, आप इजीली जैसे बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इवन लीगल आइडेंटिटी टू हेल्थ केयर, बहुत सारी चीज़ें अब आसानी से की जा सकती हैं। एंड बहुत सारे ऐसा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो अब ब्रिंगिंग है चिल्ड्रंस का, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग डन। सो चाइल्ड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, अब कई सारी चीज़ें पे हाईलाइट आपका किया गया है। अब इसमें देखो ये कहा गया है कि जैसे मान लो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, डाइवोर्स की तरफ बात चली गई। अब ऐसी स्थिति में जब आपकी आती है, जब डाइवोर्स की बात चली गई, अब उसमें फिर चाइल्ड हैज़ टू सफ़र अ लॉट, या कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसमें चाइल्ड को फोर्स किया जाए कि आप अपना डीएनए टेस्ट कराओ। क्यों डीएनए टेस्ट चाइल्ड को इसलिए फोर्स कर किया जा रहा है? बिकॉज पेरेंट्स वांट, या जो भी रिक्वायरमेंट आपका होगा। सो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि चिल्ड्रंस कैन नॉट बी मैकेनिकल सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट इन ईच एंड एवरी केस। हर केस में नहीं किया जा सकता, बिकॉज चाइल्ड ऑल्सो हैव अ फंडामेंटल राइट, चाइल्ड ऑल्सो हैज़ अ फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू प्राइवेसी जैसे राइट्स भी आपका है। तो यहाँ पे कहा गया कि बच्चे को एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आपको कंसिडर किया कि उठाया डीएनए टेस्ट कराने स्टार्ट हो गए, ये ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इवन बैटल बिटवीन स्पाउसेस, उनके बीच में वी आर कंसिडरिंग चाइल्ड एज अ जस्ट एन ऑब्जेक्ट, एंड हम उसको डीएनए टेस्ट और इन सब के लिए लेकर आपका जा रहा है। तो यहाँ पे इवन 1989 का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसमें भी हाईलाइट आपका किया कि एवरी चाइल्ड इन इंडिया इज गारंटेड स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। हर बच्चे को स्पेशल केयर और असिस्टेंस आपका मिलना चाहिए। एवरी चाइल्ड हैज़ एवरी राइट, ठीक है, हर बच्चे के पास हर एक राइट्स है। ऑल्दो दोज राइट्स आर एंजॉयड बाय एवरी राइट इज अ डिफरेंट थिंग, बट राइट्स आर गारंटी, सर्टेन राइट्स आर गारंटीड टू द चाइल्ड। इवन 1989 का जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसमें भी ये सारी बातें आपकी दीज पॉइंट्स हैव बीन हाईलाइटेड। इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई भी किया था 1992 को इस कन्वेंशन को रेटिफाई भी किया गया था। एंड उसके बाद हमने फिर राइट ऑफ चिल्ड्रंस से रिलेटेड लाइक कई सारे इनैक्टमेंट भी हमने किया, कई जैसे 2009 का एक्ट है और कई एक्ट हम लेकर आए कि बच्चा है उसका किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके, चाहे अब्यूज़ हो, वायलेंस है, एक्सप्लॉइटेशन है या नेग्लेक्ट है, किसी भी प्रकार का जो सिचुएशन वो फेस कर सकता है जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, उसके राइट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे भी हमने कई प्रकार के लॉ भी इनैक्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं सेफ अक्रॉस बॉर्डर। अब अगर देखा जाए तो अभी एक स्टार्टिंग हुई है, जैसे मान लो ये टॉपिक आप इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हाईलाइट कर सकते हो। अब इसमें सपोज करो कि आप सिंगापुर का एग्जांपल लो, ठीक है, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ सिंगापुर। सिंगापुर है और इंडिया है। अब अगर आप सपोज करो कि आपके कोई घर से रामू हैं, वो रामू आपके घर से गए और वो सिंगापुर में रहते हैं। रामू अब सिंगापुर में रहते हैं, रामू बहुत कमाते हैं, तो मान लो महीने के 10,000, अब देख लेना कितना होगा, 10,000 डॉलर, सिंगापुर के डॉलर जो है वो कमाते हैं। 10,000 डॉलर का मतलब इंटू 50 कर दो, इतना महीने में कमाते हैं। अब रामू को अपने घर में भेजना है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां घर की है, बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना सब कुछ है। तो जो रामू भेजेगा यहाँ पे उसे हम रेमिटेंसेस बोलते हैं, वी कॉल इट एज रेमिटेंसेस। ठीक है, उसे अब ये रेमिटेंसेस भेजना इतना आसान काम नहीं है, उसके बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब क्या है कि ये आसानी से भेजा जा सकता है यूपीआई, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो तो आपको किसी को पे करना, यूपीआई से क्या किया, उसका नंबर डाला या अकाउंट नंबर डाला, कई तरीके होते हैं, या स्कैन कर लिया, उसके बेसिस पे तुरंत पैसा चला जाएगा। इस तरीके का फैसिलिटेट किया गया है कि मान लो सिंगापुर है, सिंगापुर ने पहले थाईलैंड के साथ सेम अरेंजमेंट लेकर आए, अब सिंगापुर से इंडिया, इंडिया से सिंगापुर में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जो भी पैसा ट्रांसफ़र होगा, जैसे मान लो 500 सिंगापुरियन डॉलर है, उसने ट्रांसफ़र किया तो पैसा आपका तुरंत चला जाएगा। अब वो ज़रूर से देखने वाली बात है कि वो जो 500 सिंगापुरियन डॉलर वो भेजेगा, क्या वो तुरंत उस करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा? वैसे करेंसी में ही कन्वर्ट होगा, 500 भेजा तो 500 इंटू 50 आप कर लो, तो उतने आपके पैसा रुपीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट होके वो इंडिया चला जाएगा। तो ये क्या फैसिलिटेट करेगा? ये फैसिलिटेट कैसे करेगा? ये ग्रेट चीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोज़ करो माइग्रेंट्स हैं, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको लोगों की ज़रूरत है, दे वांट कि मान लो इंडियंस ही हैं,
अब इंडिया कहीं भी जाते हैं, इंडियंस काफ़ी लॉयल रहते हैं वहाँ के समाज के प्रति, कल्चर के प्रति बहुत लॉयल रहते हैं, ऐसा रिबेलियन ऐसा एटीट्यूड नहीं रखते हैं। इंडियंस अगर जाते हैं वहाँ पे, अब इंडियंस वहाँ जाते हैं, सर्विस सेक्टर का हिस्सा बनते हैं, बट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक लूफोल बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये स्थिति बन जाएगी तो सर्विस सेक्टर हमारा जो है उसके लिए बहुत बेनिफिट। इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत आगे है, होटल और टूरिज्म बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं सर्विस सेक्टर के जिसमें हम आगे, मान लो योगा टीचर और बहुत सारे लेवल पे हम जा, तो यहाँ से इंडियंस बहुत सारे वहाँ जाएंगे। उन्हें अगर पैसा ट्रांसफर करना, हाथों हाथ मोबाइल से ट्रांसफर कर दिया, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत फैसिलिटेट कर जाएगी, क्योंकि मनी फाइनली हर काम इंसान जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पैसा उसको मिले अपने काम के लिए, ऐसा उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। ये है। लेकिन एक और आर्गुमेंट है मन के अंदर आता है, इसमें आप ये देखो कि देखो जनरली जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपका जो एक फॉलो होता है, जैसे क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर है, एजेंट नेटवर्क, सेटलमेंट बैंक, रेमिटेंट, बहुत सारे ऐसे, मतलब आप इमेजिन करो ये पूरे चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप पढ़ो तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आपको रहते हैं, फेस करने पड़ते हैं। सो एक और आर्गुमेंट जो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप भी कमेंट सेक्शन में अपना व्यू पॉइंट दो, कि सपोज करो कि इसमें इसमें जो है जैसे मनी है, रामू ने पैसे भेजे, अब रामू के पैसे कन्वर्ट होंगे दूसरी करेंसी में, या फिर इंडिया से किसी ने पैसे भेजे, इंडिया से किसी ने पैसे भेजे, जनरली जैसे रेमिटेंसेस आप अर्न करते थे वो यूएस डॉलर, जैसे फॉर एग्जांपल पैसे जो भी भेजेंगे वो एक फॉरेन करेंसी का भी हिस्सा बन जाता था। अब अगर आप हाथों हाथ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका जो फॉरेन रिजर्व है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये एक चीज़ सोचनी है। दूसरा आपको ये भी देखना है, या तो फिर डिजिटल फॉरेन करेंसी आपकी रहे डिजिटल फॉरेन करेंसी के रूप में, बट अब वो डिजिटल फॉरेन करेंसी कैसे रखा जाएगा ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि मनी तुरंत कन्वर्ट हो रहा है ना, मतलब आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप पहले ले रहे हो फिर बैंक दे रहा है, तो बैंक जब कोई चीज़ लेगा, मान लो आपने डॉलर में लिया फिर आपने रुपीज़ में दिया, तो आपके पास डॉलर तो है ना, उस डॉलर को कहीं और इस्तेमाल कर लोगे, तो फॉरेन रिजर्व में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा कि बीच का जो आप कन्वर्जन करते थे डॉलर में, तो डॉलर का कन्वर्जन वाली लाइन आप हटा रहे हो, जब आप डॉलर की कन्वर्जन वाली लाइन हटा रहे हो तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिल सकती है कि आप एक ऐसे सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ जा रहे हो जिसमें डिपेंडेंसी डॉलर पे रिड्यूस होगा। अब इसमें यूएस किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो ये सोच सकता है, अभी चलो इतना ऑब्जेक्टिव नहीं रखा गया बट ये सोच सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज पे भी फोकस किया है। अभी सिंगापुर के सॉरी रशिया के साथ हम वॉस्ट्रो अकाउंट की बात कर रहे हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, तो रशियन बैंक्स जो है इंडियन बैंक्स में, इंडियन जो बैंक है इंडियन बैंक में अपना अकाउंट खोल देंगे। अब फिर वो ट्रांजेक्शन ट्रेड के लिए होगा, तो आपकी जो डिपेंडेंसी डॉलर में है वो आप रिड्यूस करने का प्रयास कर रहे हो, डिपेंडेंसी डॉलर इससे, क्योंकि डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी, इससे आपकी इकोनॉमी बहुत अधिक अफेक्ट होती है और उस पर एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, इन्फ्लेशन और बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, सरकारों का बहुत सारा समय इसमें जाता है। सो अगर ऐसे सिस्टम डेवलप होते हैं तो हाउ दे विल अफेक्ट और हाउ दे विल इम्पैक्ट, किस तरीके से अफेक्ट और इम्पैक्ट आपका करेगा जो डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर। ठीक है, इस पर और कई आर्टिकल्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, सब पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना इसको। अब देखो ये जो प्रयास है काफ़ी समय से किया जा रहा है। अब इसमें देखो एमओयू साइन किया गया, पीडीएफ शेयर कर दे, आई विल शेयर कि कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व है, उनके बीच में ये एमओयू साइन किया गया। अब देखो ये सिस्टम ये है कि ट्रांजेक्शन खासतौर से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में बढ़िया तरीके से होगा, और ये डिजिटल सिस्टम जो डेवलप होगा इससे अगर फाइनेंशियल इकोसिस्टम का इंटरलिंकेज हो जाए, फाइनेंशियल इकोसिस्टम अगर आपस में जुड़ जाए तो इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प एज वेल, बहुत मदद की बात हो जाती है फाइनेंशियल इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रिसर्च डेवलपमेंट एस्टिमेट्स आर एन इनकम्प्लीट पिक्चर। अब देखो ये आप आर्गुमेंट कैरी कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये आप जैसे आप इसको जीएस पेपर 3 साइंस टेक के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखो आज के समय में हर फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी एरिया की बात करो तो आगे बढ़ना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, एक चीज़ को अगर आपको फाइंड करनी है तो आज आप करोगे, हो सकता है 10 साल बाद उसका आउटपुट है, फिर 10 साल के बाद बहुत पैसा आदमी कमा ले, कोई दवा है, किसी चीज़ की बात करें। लेकिन क्योंकि चीज़ों का कमर्शलाइजेशन बहुत अधिक हो गया तो इस वजह से उन चीज़ों पे जल्दी फोकस किया जाता है जिसमें आपको इकोनॉमिक आउटपुट तुरंत मिले। कोर कई एरियाज होते हैं जिनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आया, तो एक हो गया पैसा सरकार की तरफ से है, सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ सरकार की तरफ से पैसा आएगा। दूसरा पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर का। तो भारत में अगर रिसर्च डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर देखो तो 0.7% है, जो कि बहुत कम है। ऑन एन एवरेज वर्ल्ड का एवरेज 1.8%, आप खुद इमेजिन करो। अब इसमें ये कहा गया, इसमें इन्होंने ये आर्गूमेंट दिया है कि प्राइवेट सेक्टर का, ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो लगता है कि वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जो डेटा कलेक्शन है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जाता है, उससे रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इवन बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वो इतना कम नहीं जितना रिफ्लेक्ट किया जाता है। सो नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का, जो ये एक्सपेंडिचर रिसर्च डेवलपमेंट में होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मान लो गवर्नमेंट सेक्टर में चीज़ें आसान हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर में जो डेटा अलग अलग जगह पे होता है, उस डेटा को लेकर आया जाए और देन एक रियल पिक्चर आएगा। सपोज करो प्राइवेट सेक्टर आपका कंटिन्यूस बेसिस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस भी कर रहा है, बट जो डेटा कलेक्ट किया गया दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, डेटा आपका अप्रोप्रिएट नहीं, तो वो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर डिमांड टू स्पर ग्रोथ। ठीक है, कंज्यूमर डिमांड टू स्पर ग्रोथ, ठीक है, कंज्यूमर डिमांड टू स्पर ग्रोथ, ये एक टॉपिक आपका इकोनॉमी के लिए बन जाता है। अब इसमें देख लेते हैं। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हेडलाइंस पे फोकस नहीं करना है। अगर आप हेडलाइंस के नोट्स बनाओगे ना तो फिर वो बहुत बल्कि बन जाएगा। तो यहाँ पे आप समझो कि मान लो अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हेडलाइंस आई हुई हैं, आप उस हेडलाइन से अट्रैक्ट हो सकते हो। अब उस पर इशू 3-4 दिन के अंदर उसमें एडिटोरियल आ जाएगा, तो डायरेक्ट उसको डिस्कस करना है, ना कि आपको हेडलाइंस लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होती है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो जिसे हम मान लो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, इसमें जो मॉनेटरी वैल्यू है, आपका मॉनेटरी वैल्यू है, जितना भी आपका गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू या मनी में आप कन्वर्ट कर लो, वो जीडीपी देश की होती है। जीडीपी बहुत अधिक निर्भर करती है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड डिमांड किस पर है। डिमांड आपके हाथ में, परचेजिंग पावर, पैसा कितना, उस पर आपका निर्भर आपका करता है। तो डिमांड आपकी इंटरनेशनल भी हो सकती है और आपका डोमेस्टिक भी डिमांड हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है। अलग अलग दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इंटरनेशनल डिमांड भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है, दो जगह पे है। अब इंटरनेशनल डिमांड कई लेवल पे अफेक्ट हो रही है, जैसे मान लो महंगाई है, वॉर की स्थिति है, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी है, मतलब जो देश हैं वो कि हम इनसे ये नहीं खरीदेंगे, हम उनसे वो नहीं खरीदेंगे, इस टाइप का। आप ट्रेड वॉर भी ले लो, चाइना यूएस वाला ट्रेड वॉर की स्थिति है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कि इंटरनेशनल डिमांड आपकी अफेक्ट हो रही है। तो इंटरनेशनल डिमांड को रिप्लेस कौन कर सकता है? डोमेस्टिक डिमांड कर सकती है। पूरा 100% तो नहीं, बट हाँ डोमेस्टिक डिमांड भी कर सकती है। बट डोमेस्टिक डिमांड परचेजिंग पे, पावर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अगर देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर है ना, अगर देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो फिर वैसी स्थिति में लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर डिमांड जनरेट कैसे होगी? डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कैसे जनरेट होगी, ये सोचना है। तो ये एक है। ऑल्दो हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो डोमेस्टिक डिमांड ह्यूज हो सकती है, लेकिन ये कहा गया कि जैसे मान लो टैक्स स्लैब में भी चेंज किया गया है, तो धीरे धीरे जो परचेसिंग पावर वो बढ़ेगी, लोग खरीदारी करेंगे। तो इवन जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जो महंगाई है, और महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा भी कई कदम उठाए गए हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दी, इंटरेस्ट रेपो रेट बढ़ा दिया, ये जिससे लोन महंगे हो गए। इसके बावजूद भी जो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो आपकी मेंटेन्ड है। और ऑल्दो हमें अगर प्रॉपर अगर देखा जाए कि प्रॉपर एक ट्रेंड, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रेंड वो अचीव करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्री पैंडमिक लेवल तक चीज़ें इम्प्रूव हों। इवन जो कई सारी कमोडिटी हैं, जैसे मान लो ऑयल है, ऑयल का प्राइस अगर इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट जो आप कंज्यूम करते हो, खाते हो, उसके प्राइस पर भी पड़ेगा। कमोडिटी का जो प्राइस है वो प्री पैंडेमिक लेवल या थोड़ा कम हो जाएगी, इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मिलेगा तो जो महंगाई है, अगर आप कोई चीज़ 50 में खरीद रहे हो और 100 की मिल रही है, तो अगर आप वो फिर से 60 रुपये में होगे तो आपके पास एटलीस्ट 40 रुपये होंगे कि उस 40 रुपये का डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट में आपका जनरेट होगा। तो ये सब चीज़ें एक पॉइंट आपका हाईलाइट करा। ऑल तो दूसरी चीज़ ये भी कहा गया कि देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सरकार मॉनेटरी पॉलिसी लेती है, मॉनेटरी पॉलिसी में आपका जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, अब ये जो भी डिसीजन मेकिंग लेगी तो ये क्या देखती है, ये देखती है कि चलो इन्फ्लेशन को कंट्रोल। अब इन्फ्लेशन में भी खास तौर से जो चीज़ देखी जाती है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन देखा जाता है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एक डिफरेंट बॉल गेम आपका बन जाता है। ठीक है, जब आप हेडलाइन इन्फ्लेशन जैसे ऑयल और ये सब चीज़ें हैं, एनर्जी बेस्ड प्रोडक्ट हैं, फूड प्रोडक्ट हैं, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है क्योंकि तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ और ये आ जाती है, इसलिए इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली हैक्ड हो जाती है हेडलाइन इन्फ्लेशन से, और इसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट और ये सब बढ़ा दिया जाता है, जिसका इंपैक्ट ओवरऑल ग्रोथ पे पड़ता है। क्योंकि ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, मान लो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर, उसको लोन चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करेगा, रिटर्न आपको 20 साल 25 साल में मिलेगा।
ऐसी स्थिति बनी रहती है। अब 20-25 साल में आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके लिए लोन महंगा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो फ्रेम की गई वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए फ्रेम की गई है, और इससे क्या होगा कि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर उसके लिए लोन महंगा पड़ेगा तो वो अपने प्रोजेक्ट को डिले कर देंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी, और फिर फर्दर इसका इंपैक्ट वो साइकिल क्रिएट होगी, इससे आपका जीडीपी या ग्रोथ भी अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि इवन आप जो ये इन्फ्लेशन देख रहे हो ना, कि मान लो गेहूं का प्राइस क्यों बढ़ गया, सब्जियां महंगी क्यों हो गई, इसके लिए कई ऐसे फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। जैसे मान लो एल नीनो की बात की जा रही है कि इस बार एल नीनो आ सकता है जो सूखा पैदा करेगा भारत के अंदर, और उससे फिर आपकी कमोडिटी सब्जी भाजी के प्राइस बहुत बढ़ सकते हैं। अब इसमें फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या ही कर लेगी? जब सब्जी भाजी जिनके पास पैसा वो तो खाएंगे ही, सब्जी भाजी ऐसा उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसको आप मॉनेटरी पॉलिसीज थोड़ी ना कंट्रोल कर लोगे, बहुत रेयर हो जाता है। तो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, क्लाइमेट चेंज जैसे, वॉर जैसे, वो आज के समय में मॉनेटरी पॉलिसी को शेप भी कर रहा है। इस पर सोचकर आप जरूर से, आपका मेंस का प्रश्न भी इसी एरिया के अंदर आपका है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एक बार देख लो। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज 7 AM जो मॉर्निंग में होती है उसमें आप जाओ, तो मंडे टू फ्राइडे है, तो मंडे टू फ्राइडे आपकी होती है। तो अगर आपको सैटरडे संडे भी टाइम मिलता है ना, तो वीडियो देख लो, 7-7 8-8 मिनट के वीडियोस होते हैं। हर टॉपिक में 8 क्वेश्चंस होते हैं हर दिन में, तो 8 इंटू 5 ले लो, तो 8 5 40 इंटू 4, तो 160 टॉपिक आप महीने के मिस करोगे, और इंटू 12 कर दो, तो महीने के आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 12 0 0 12 6 कितना होता है? 72। तो और ये ले लो, तो आप ये देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप 2000 टॉपिक जो है मिस कर रहे हो साल भर के। 2000 टॉपिक, वो भी प्रीलिम्स के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में आते हैं। तो अगर आज से अगर आप इसको थोड़ा सा फॉलो करो, मान लो आपको मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं मिलता, तो सैटरडे संडे विद इन 2 आवर्स के अंदर आपके सारे वीडियोस हो जाएंगे। आपको बस उसको देखना है, नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेने हैं, ठीक है। कंटेंट पे देखो, कंटेंट मेरे द्वारा ही है, ठीक है। तो उसको आप लोग गो थ्रू हो जाओ जरूर से। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट, प्रिंस बूस्टर का जो वीडियो है, और मंडे टू फ्राइडे उसको गो थ्रू हो। अदरवाइज 2000 टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स ऐसे हैं आप किसी भी 365 और उससे कंपेयर कर लेना अपने नोट्स को, या कहीं से भी कंपेयर कर लेना। ये जो टॉपिक्स कवर्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर, रिसर्च पेपर, जहाँ जहाँ से होते हैं वहाँ से प्रश्न आपके रहते हैं, वो आप मैच नहीं कर पाओगे किसी से भी। मतलब आप फार बेटर पोजीशन में रहोगे जब आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे। आप खुद कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये कोर्सेस एक अनअकैडमी में आप जुड़े, अनअकैडमी में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है बाय यूजिंग द कोड SPLIVE। तो ये एडवांस कोर्स प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी आपका लॉन्च हो चुका है, ऐसे ही कई कोर्सेस अभी आएंगे, एनवायरमेंट, IR, एग्रीकल्चर। ये प्रीलिम्स 2023 के लिए मस्ट कोर्स है, तो जरूर से करना है। NCERT की जनरल साइंस की क्लास है आपकी 9:30 बजे रात को, और स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है 4 बजे क्लास है। 2 क्लास है, कल हमने क्लासेस दोनों कर ली थी, कल आज भी है कल भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर से करें, फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF, तो आप लोग देख लेना, लिंक आपसे मैं शेयर कर दूंगा। आरंभ बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख से। कोड यूज़ करना है, दैट इज SPLIV। तो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस हैं आपकी कराई जाएंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी 30% ऑफ भी है, चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप, और 6 मंथ का एक्सटेंशन भी चल रहा है, तो ये आपका 28 तारीख तक ही ऑफर वैलिड है। तो यूज़ द कोड SPLIV और ज्वाइन जरूर से करें, और अपने प्रिपरेशन को एक मोमेंटम दें। और डेली आंसर राइटिंग भी है, लाइव टेस्ट है, क्विजेस, सब कुछ है। ये मेंस का प्रश्न है, हाउ क्लाइमेट चेंज इज शेपिंग प्रेजेंट डे मॉनेटरी पॉलिसी। तो सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कल का भी सेशन देखो तो उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहीं पे आपको अपने आंसर को सेंड करना है। 150 वर्ड्स में लिखना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।